हेलो एवरीवन। वीकली राउंडअप के इस नए सेशन में मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 5 अक्टूबर से और 11 अक्टूबर के बीच का जो हमारा सप्ताह रहा, इसके बीच इसमें जो खबरें महत्वपूर्ण रही हैं उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से उन्हें परीक्षा के लिए हम तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़ो उससे पहले जो हमारा पिछले सप्ताह का वीकली राउंडअप था उसमें एक छोटी सी गलती मेरे से हुई थी कि मैंने 6 शेड्यूल की बात करते समय मिजोरम की जगह मणिपुर का नाम लिया था, जिसे बहुत से अभ्यर्थियों ने कमेंट बॉक्स में उसे पॉइंट आउट भी किया, जो कि ये दर्शाता है कि आप बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है अपना रिवीजन कर रहे हैं, अपना करंट अफेयर्स को काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं, इन सेशंस को आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इससे आप लाभान्वित भी हो रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने आज की जो मुख्य खबरें हैं उस पर हम देखते हैं कि इस सप्ताह हम किन किन खबरें चर्चा में रही। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इन 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है, इनको हम जानेंगे। साथ ही यूके के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत यात्रा पर थे, तो भारत और यूके के बीच में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया है, उसको हम समझेंगे। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत यात्रा पर हैं और ये जब से तालिबान सरकार आई है 2021 के बाद से, तब से कोई भी एक आधिकारिक यात्रा है ये, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको हम समझेंगे। भारत में धूप के घंटों में कमी आई है, जो एक प्रकार से प्रदूषण के कारण ऐसा हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, इसको हम जानेंगे। और पीएम सेतु योजना हमारे कौशल विकास के लिए ये लागू की गई है, तो ये योजना क्या है और कैसे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम समझेंगे। अगर हम संक्षिप्त सुर्खियों की बात करें तो कोरल ट्रायंगल चर्चा में रहे हैं। कोरल ट्रायंगल कहाँ पर अवस्थित है, क्या है, उसको हम समझेंगे। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स भारत में अभी संपन्न हुई है, तो इसको हम जानेंगे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, ये बोर्ड भी चर्चा में रहा है, क्यों चर्चा में रहा है, इसको हम जानेंगे। इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस यानी कि इनफर्टिलिटी से संबंधित ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है, इसको हम समझेंगे। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी चर्चा में रही है, ये नियुक्ति क्यों चर्चा में रही है, क्या इसमें परिवर्तन किया गया है, इसको हम जानेंगे। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चर्चा में रहा है, इसको हम समझेंगे। टाइफून मत्मो फिर से चीन में और वियतनाम को इसने प्रभावित किया है, तो इसको हम समझेंगे। साथ ही सुर्खियों में रहा स्थल है हमारा बारबाडोस ना, भारत का भी संसदीय दल बारबाडोस में गया हुआ है, तो इसको हम जानेंगे कि बारबाडोस कहाँ अवस्थित है और क्या इसकी ज्योग्राफिकल विशेषताएं हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारी आज की जो पहली मुख्य खबर है इस पर हम चर्चा करते हैं। तो हमारी पहली खबर है कि नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है ना। जो नोबेल पुरस्कार हैं वो 5 क्षेत्रों में घोषित किए गए हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, पीस और लिटरेचर, तो ये 5 क्षेत्रों में इनकी घोषणा की गई है। कुल ये 6 क्षेत्रों में इनकी घोषणा की जाती है, इस बार 5 क्षेत्रों में ही की गई है। जो छठा क्षेत्र है वो है हमारा आर्थिक विज्ञान, इकोनॉमिक साइंस। इस बार इकोनॉमिक साइंस में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, उसकी घोषणा नहीं की गई है। और जो ये पुरस्कार हैं ये 10 दिसंबर को इन्हें वितरित किया जाएगा, अर्थात कि अभी सिर्फ इन पुरस्कारों की घोषणा की गई है, इनका वितरण नहीं किया गया है। 10 दिसंबर को जो अल्फ्रेड नोबेल हैं जिनके स्मृति में इन पुरस्कारों को दिया जाता है, उनकी जन्मतिथि है, तो उस दिन इन्हें वितरित किया जाता है। अब अगर हम नोबेल पुरस्कारों की थोड़ी सी पृष्ठभूमि अगर हम जान लें तो ये विश्व के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कारों में से एक है ना। जो नागरिक पुरस्कार हैं, मानवता के लिए अगर कोई संगठन या व्यक्ति बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहा है तो उस संदर्भ में ये उनके अद्वितीय योगदान के लिए ये प्रदान किए जाते हैं, है ना। इनकी जो स्थापना है वो स्वीडिश वैज्ञानिक, आविष्कारक और एक उद्योगपति थे, अल्फ्रेड नोबेल, है ना। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ये जानकारी बहुत ही संक्षिप्त जानकारी, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और जो पहला नोबेल पुरस्कार है वो 1901 में प्रदान किया गया था और इनका संचालन स्वीडन स्थित नोबेल फाउंडेशन करता है। तो जो अल्फ्रेड नोबेल थे ये चाहते थे कि जो भी आविष्कार हो रहे हैं जिनसे कि मानवता पर बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ रहा है, उस संदर्भ में कुछ पुरस्कार दिए जाने चाहिए। तो इन्होंने अपनी वसीयत के माध्यम से इन पुरस्कारों की स्थापना की थी और अभी उन्हीं की स्मृति में ये पुरस्कार दिए भी जाते हैं और ये अल्फ्रेड नोबेल थे। तो चलिए अब हम आज की जो हमारा मुख्य जो बात है कि मेडिसिन में जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं वो क्या हैं। तो ये मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया है मैरी ई ब्रंका को, फ्रेड रैम्सडेल को और सिमोन साकागुची को। ये दोनों, मैरी ई ब्रांका और फ्रेडेल रैम्सडेल, ये दोनों यूएसए के रहने के वैज्ञानिक हैं और जो सिमोन साकागुची हैं ये जापान के वैज्ञानिक हैं। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित इन्होंने खोज की है।
पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस क्या होता है? हमारे शरीर में मुख्य रूप से दो प्रकार की टॉलरेंस या दो प्रकार की प्रतिरक्षा सहनशीलता पाई जाती है। एक होती है सेंट्रल टॉलरेंस और एक होती है पेरिफेरल टॉलरेंस। जो सेंट्रल टॉलरेंस है वो मुख्य रूप से हमारे मस्तिष्क और हमारी जो मेरुदंड है, बोन मैरो है, उसकी प्रतिरक्षा करती है। और जो बाकी के जो बचे हुए अंग हैं उनकी प्रतिरक्षा के लिए हमारा पेरिफेरल टॉलरेंस काम करता है। ठीक है, अब हम छोटा सा संक्षेप में इसको जान लेते हैं। इसके लिए मुख्य रूप से दो प्रकार के सेल्स काम करती है, बी सेल्स और टी सेल्स। तो जो बी सेल्स हैं, बी सेल्स होती हैं, ये बताती हैं कि किस प्रकार की एंटीबॉडी बननी चाहिए शरीर में ना, किस प्रकार की एंटीबॉडी बननी चाहिए ये बताती हैं बी सेल्स। और वो जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो कैसे आक्रमण करेंगी, जो बाहरी हमारा जो शरीर है उसके अंदर जो बाहरी कोशिकाएं हैं या बाहरी कोई जीव है, बाहरी विषाणु है या कोई जीवाणु है, उन पर आक्रमण करने का काम करती है, उन्हें नष्ट करने का काम करती है टी सेल्स। ठीक है, तो ये बेसिक सी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये जो इमेच्योर बी सेल्स और टी सेल्स हैं, ये सब हमारे जो सेंट्रल टॉलरेंस है उसमें ये पाई जाती हैं। और जब ये मैच्योर हो जाती हैं तो मैच्योर होने के बाद में ये बी सेल्स और टी सेल्स जो काम करती हैं वो हमारे पेरिफेरल टॉलरेंस में जाकर के, यानी कि हमारी परिधीय प्रतिरक्षा प्रणाली में जाकर के ये काम करती हैं। ठीक है, अब हम इस न्यूज़ को समझते हैं कि जो प्रतिरक्षा हमारी परिधीय प्रतिरक्षा प्रणाली है उस पर केंद्रित ये न्यूज़ थी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर की जो प्रणाली होती है उसे ही जो हमारी परिधीय प्रतिरक्षा प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली को समझना इसलिए आवश्यक है ताकि यह समझा जा सके कि प्रतिरक्षा प्रणाली कैसे काम करती है और ये कैसे निर्धारित करती है कि कौन सी कोशिकाएं बाहर की हैं और कौन सी जिन पर आक्रमण किया जाना चाहिए और कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जिनका बचाव किया जाना चाहिए, अर्थात जो हमारा जो अंग है उन हमारे शरीर की वो कोशिकाएं हैं। तो इसको समझने के लिए कि कैसे ये काम करता है हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्र और किस प्रकार से ये पहचान करता है कि किनका बचाव किया जाना है और किनको नष्ट किया जाना है, इसके लिए इन लोगों ने ये काम किया। और इसमें अगर किसी तरह का कोई बदलाव आता है, अर्थात कि हमारे जो शरीर का जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है वो ऐसा करने लगे कि जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं उनको अगर वो नष्ट करने लगे, तो ये एक बदलाव उनके जो सामान्य कार्य हैं उनसे बदलाव हो जाता है। उससे फिर अलग अलग तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसे ऑटो इम्यूनिटी भी कहा जाता है। इसको भी हम आगे कवर करेंगे। अब यहां पर जो टी सेल्स हैं, टी सेल्स क्या होती हैं? ये ऐसी प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं जो शरीर के रोग जनकों से इन्हें बचाती हैं। और अलग अलग प्रकार की टी सेल्स विशेष कार्य क्षमताओं के लिए उनकी सतही प्रोटीन के आधार पर उनकी पहचान की जाती है ना। अलग अलग प्रकार की टी सेल्स होती हैं, जैसे एक टी रेगुलेटरी सेल्स होती हैं और एक इफेक्टर टी सेल्स होती हैं। तो जो रेगुलेटरी टी सेल्स होती हैं उन्हें, तो इसमें क्या होता है कि ये बताती हैं कि ये जो हमारी टी सेल्स हैं जो हमारी बाहरी कोशिकाएं हैं उनको जो नष्ट करती हैं, तो उनको नष्ट करने का जो कार्य किया जाता है उसका जो रेगुलेशन होता है वो ये वाली टी सेल्स करती हैं। और जो उनको नष्ट करती हैं वो ये होती हैं इफेक्टर टी सेल्स होती हैं। अर्थात अगर संक्षेप में अगर मैं आपको और आसान शब्दों में समझाना चाहूँ तो हमारा शरीर जो है वो उसको हम एक किला मान लेते हैं और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसके सिपाही हुए। तो ऐसे सिपाही जो पूरे शरीर से उसकी रक्षा पूरे किले की रक्षा कर रहे हैं वो सब के सब टी सेल्स हैं। अब उनमें से जो मुख्य अधिकारी हैं, यानी कि जो ये बताएंगे कि भाई अब आपको इन दुश्मनों को मारना है, वो हो गई टी रेगुलेटरी सेल्स। और जो ऐसे सैनिक जो वो कार्यवाहियां करते हैं और बाहरी आने वाले लोगों की या बाहरी जो आक्रमण है उससे रक्षा करते हैं, उसको बोलते हैं इफेक्टर टी सेल्स। तो ये, और अगर मान लीजिए ऐसा होने लगे कि जो हमारी टी सेल्स हैं वो अगर शरीर के अंदर यानी कि किले के अंदर ही अगर वो सिपाही अगर हमला कर दे और वहां पर अगर वो तोड़फोड़ करना शुरू कर दे, तो फिर ये हमारे जो सामान्य परिचालन है, हमारे शरीर का जो सामान्य परिचालन है वो इससे बिगड़ जाता है। तो उसी के संदर्भ में इन्होंने ये सारी खोजें की हैं। 1995 में शिमोन साकागुची ने रेगुलेटरी टी सेल्स की एक नई श्रेणी की खोज की थी जो प्रतिरक्षा प्रणाली को शांत करती है ना। जो टी रेगुलेटरी सेल्स हैं उनकी खोज किसने की थी? शिमोन साकागुची ने की थी, है ना। और ये शरीर पर हमला करने से रोकती हैं और इस प्रक्रिया को पेरिफेरल टॉलरेंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हमने समझ लिया कि पेरिफेरल टॉलरेंस क्या होता है, टी सेल्स क्या होती है, टी रेगुलेटरी सेल्स क्या होती हैं, इफेक्टर टी सेल्स क्या होती हैं, ये सब हमने जान लिया। अब
इसके साथ में जो दूसरी खोज है वो है FOXP3 जीन और ऑटो इम्यूनिटी। तो ये FOXP3 जीन है, ये स्कर्फी नाम के चूहे पर इन जो यूएसए के वैज्ञानिक है उन्होंने इस पर काफ़ी रिसर्च की और इन्होंने गंभीर ऑटो इम्यून बीमारी उस चूहे को थी। ऑटो इम्यून बीमारी क्या होती है, जैसा मैंने बताया आपको कि ऐसी रेगुलेटरी जब हमारी जो टी सेल्स हैं अगर वो शरीर के अंदर की कोशिकाओं को ही अगर वो नष्ट करना शुरू कर देंगे तो उनको ऑटो इम्यूनिटी बीमारियां कहा जाता है। जैसे गठिया एक प्रकार की ऐसी बीमारी है ना। उसी प्रकार की एक और गंभीर बीमारी है IPX सिंड्रोम, है ना। ये भी एक प्रकार की ऑटो इम्यूनिटी बीमारी ही है और इसको जो ये बीमारी होती है IPX ऑटो इम्यूनिटी, ये FOXP3 जीन के कारण ये होती है और इसी की पहचान इन्होंने की है, ब्रंका और रैम्सडेल ने। ठीक है, तो ये हमारा है ना। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि FOXP3 जो जीन है वो रेगुलेटरी टी सेल्स के विकास को नियंत्रित करता है ना। जो सबसे पहले यहाँ पर ये आक्रमण दिखेगा, ये ऑटो इम्यूनिटी है और ये IPX, ये इससे बीमारी होती है। तो इस प्रकार से इन लोगों ने ये पता लगाया कि जो टी रेगुलेटरी सेल्स हैं वो कैसे कार्य करती हैं और उससे किस प्रकार से ऑटो इम्यूनिटी जो बीमारियां हैं वो होती हैं और कैसे उनका इलाज किया जा सकता है। अब इसके महत्व की अगर हम बात करें तो कैंसर के उपचार में इससे काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि इससे जो ट्यूमर टी सेल्स हैं उनको सक्रिय करके प्रतिरक्षा प्रणाली से ही उन्हें जो हमारी बाहर की जो कैंसर सेल्स होती हैं उनको नष्ट किया जा सकता है और इससे वो बीमारी ठीक हो जाएगी। इसके लिए इम्यूनोथेरेपी में टी सेल्स की गतिविधियों को नियंत्रित करके उपचार को प्रभावशील बनाया जा सकता है। साथ ही ऑटो इम्यून और ट्रांसप्लांट देखभाल है ना, उसमें भी इसका काफ़ी योगदान हो सकता है। जो टी रेगुलेटरी सेल्स हैं उनके निर्माण को बढ़ावा अगर देने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑटो इम्यून रोगों का इलाज इससे हो सकेगा और शरीर द्वारा अंग प्रत्यारोपण की जो अस्वीकृति होती है उससे भी बचा जा सकेगा। अर्थात जैसे जब अंग प्रत्यारोपण होता है तो आपने देखा होगा कि ये सुना होगा आपने कि जैसे बार बार वहाँ पर ब्लड चेंज कराना होता है, या जैसे मान लीजिए अगर किसी के नया हाथ लगाया जाता है तो जो बाकी शरीर है वो समझता है कि ये कोई बाहरी तंत्र है और बाहर से ही आक्रमण हो रहा है, तो वो उस हाथ को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। तो अगर टी सेल्स को रेगुलेट कर लिया जाएगा है ना, और टी सेल्स को इस तरीके से बताया जाएगा कि नहीं ये भी इस शरीर का ही हिस्सा है, तो वो अंग प्रत्यारोपण के कारण जो यहाँ पर जो अस्वीकृति होती है उस अस्वीकृति से भी यहाँ बचा जा सकेगा। तो ये कैंसर के उपचार के लिए भी काफ़ी लाभदायक होगा और जो ऑटो इम्यून बीमारी है उसकी देखभाल के लिए भी और जो अंग प्रत्यारोपण है उसकी देखभाल के लिए भी इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। तो ये तो मेडिसिन की नोबेल प्राइज़ हो गया। अब फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है उसकी बात करते हैं। तो जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ है वो यूएसए के 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस, है ना। इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार क्यों दिया गया है इन्हें? इन्होंने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग को स्थापित किया है और इन्होंने एनर्जी क्वांटाइजेशन को भी इन्होंने स्थापित किया। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में इन्होंने इन दोनों चीज़ों को बताया है। अब ये जो क्वांटम टनलिंग है वो क्या होती है और एनर्जी क्वांटाइजेशन क्या होता है उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो क्या होती है। जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है वो ये बताती है कि जो सूक्ष्म कण होते हैं, जैसे जो हमारे अणु या परमाणु होते हैं, जो वो सूक्ष्म कण होते हैं उनके अंदर 2 प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। वो एक कण की तरह भी काम करते हैं और वो एक तरंग की तरह भी काम करते हैं। ये दोनों ही गुण ये प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए इसे वेव पार्टिकल डुअलिटी भी कहा जाता है। तो जो सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं उसके अध्ययन को ही हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। और अभी तक ये माना जाता था कि इस प्रकार की जो डुअलिटी है ना, जो क्वांटम गतिविधियां हैं वो सिर्फ अभी तक सूक्ष्म कणों के द्वारा ही की जाती थी। लेकिन इस जो ये प्रयोग हुआ है, इस प्रयोग ने ये स्थापित कर दिया है कि उससे बड़े जो और भी बड़े स्तर के जो मैकेनिज्म हैं उसमें भी हम क्वांटम की जो विशेषताएं हैं उनको हम देख सकते हैं, है ना। लंबे समय तक ये माना जाता था कि जो एटॉमिक और सब एटॉमिक स्तरों तक ही क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो सीमित है ना। लेकिन इन्होंने 40 साल पहले किए गए अपने शोध में प्रदर्शित किया था कि जो क्वांटम
मैकेनिक्स के सिद्धांत हैं वो बड़े स्तर पर भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, ये इतनी बड़ी प्रणाली है कि इन्हें हाथ से पकड़ा जा सकता है ना। जो अभी जो रिसर्च हुई है, अभी जो ये प्रयोग, जिस प्रयोग के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है, वो इतना बड़ा सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है कि उसे हाथ पर रखा जा सकता है, हाथ से उसे पकड़ा जा सकता है ना। और उनके यह व्यवहार मैकेनिकल टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन के प्रयोग के माध्यम से ये सिद्ध किए गए हैं कि जो हम अब तक मान रहे थे कि एटॉमिक और सब एटॉमिक स्तर पर ही क्वांटम गतिविधियों को हम देख सकते हैं, वो अब बड़े स्तर पर भी हम उन्हें देख सकते हैं, जिसे मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देखना कहा जा रहा है। अब हम देखते हैं कि इस के अंतर्गत हुआ क्या है। तो जो क्वांटम टनलिंग है, क्वांटम टनलिंग क्या है? क्वांटम टनलिंग का मतलब है कि जब एक अवरोध के आर पार गुजरने की अनुमति ये प्रक्रिया देती है। जैसे ये एक बैरियर है ना, इस बैरियर के इस तरफ जाना है, तो इस न्यूक्लियस के पास या इस नाभिक के पास इतनी पावर नहीं है कि ये इसके पार जा सके, लेकिन फिर भी ये क्वांटम टनलिंग के माध्यम से ये इधर चला जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है क्वांटम टनलिंग। तो सुनने में ये बहुत ही अप्रत्याशित लगती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो आप ये मान के चलिए कि जैसे कोई दीवार है, उस दीवार के इस तरफ आप खड़े हैं और आपके हाथ में एक बॉल है और आपके पास में इतनी शक्ति नहीं है कि आप उस बॉल को उस दीवार के पास फेंक सकें, लेकिन फिर भी वो बॉल उस दीवार के आर पार चली जाती है, उसे क्वांटम टनलिंग कहा जाता है ना। यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ना, बहुत ही छोटे लेवल पर जो दीवार है उसके आर पार वो बॉल चली गई, तो इसी को कहा जाता है क्वांटम टनलिंग। अर्थात कि बहुत ही छोटे छोटे स्तर पर एक टनल का निर्माण हो गया, क्वांटम लेवल पर एक सुरंग का निर्माण हो गया, जिससे कि एक पार्टिकल्स एक अवरोध के उस पार भी चला गया, जबकि उसे उतनी ऊर्जा नहीं दी गई थी। और ऐसा अनूठा व्यवहार अभी तक केवल सूक्ष्म स्तर पर ही देखा जाता था, लेकिन इस प्रयोग ने यह सिद्ध किया है कि इसे बड़े स्तरों पर भी देखा जा सकता है। इसी के साथ में हमारा जो ये पुरस्कार है, ये कह रहा है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी क्वांटम टनलिंग के गुणों को प्रदर्शित करना संभव है। तो इन्होंने एक जोसेफाइन जंक्शन नाम का एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है। वो इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ इस तरीके से है, जैसे जो नॉर्मल कंडक्टर्स होते हैं उसमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं। जब चीजें सुपर कंप्यूटर बन जाती हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मिलकर के चलते हैं, और यहां पर जो ये सर्किट बना है, इस सर्किट में एक टनल का निर्माण हो गया जहां पर बीच में एक अवरोध था। इस अवरोध के होने के बावजूद भी जो लाइट है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो यहां पर प्रवाहित हो रही है। अर्थात कि जो सर्किट बना है वो सर्किट में अवरोध होने के बावजूद भी वहां पर इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो रहे हैं। तो इसी को कहा गया है क्वांटम टनलिंग। ठीक है, और अब इन्होंने इस प्रयोग के माध्यम से यह भी बताया है कि जिस प्रकार से एक सूक्ष्म लेवल पर, जैसे हाइड्रोजन का एक अणु है, तो हाइड्रोजन के अणु की ऊर्जा धारण करने की क्षमता निर्धारित होती है ना। अगर उससे ज्यादा उसे ऊर्जा दी जाएगी तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी कक्षा छोड़ करके बाहर चले जाएंगे। लेकिन ये उसी के संदर्भ में यहां पर यह भी बोल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसकी भी एक निर्धारित और डिस्क्रीट अमाउंट की एक इसकी ऊर्जा है, उससे ज्यादा इसे ये ना तो अवशोषित कर सकता है ना ही ये उत्सर्जित कर सकता है। तो ये जो प्रणाली है ये क्वांटाइज्ड हो गई है। तो यहां पर जो हमने एनर्जी क्वांटाइज्ड की बात की थी वो भी इससे प्रूव हो गई है, जो ये बताती है कि एक सर्किट, जो ये सर्किट है, ये निश्चित मात्रा में ही ऊर्जा को अवशोषित या फिर उसे उत्सर्जित कर सकता है। तो ये प्रक्रिया अभी तक सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स के संदर्भ में देखी जाती थी, लेकिन अब इन्होंने इसे माइक्रो लेवल से हटा करके मैक्रो लेवल पर इसे प्रदर्शित किया है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इसके माध्यम से आगे आने वाले समय में हम और बेहतर क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम सेंसर्स और जो कंप्यूटर माइक्रोचिप्स हैं उनका विकास किया जा सकेगा, और बहुत ही तेज गति से गणनाएं की जा सकेंगी। अर्थात जो अभी हम देखते हैं कि हम जो कंप्यूटर या फिर मोबाइल यूज करते हैं उन्हें और तेज किया जा सकेगा, उनकी और स्पीड बढ़ाई जा सकेगी। तो ये हमने फिजिक्स का नोबेल प्राइज देख लिया। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज के बारे में। तो जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज है वो सुसुमु कितागावा जापान के वैज्ञानिक हैं, रिचर्ड रॉब्समैन ऑस्ट्रेलिया के,
और उमर एम यागी अमेरिका के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क स्थापित किया है, उसके लिए उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या है, MOF, तो ये क्या होता है ये हम देखते हैं। तो जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है ये एक प्रकार की एक आणविक संरचना है, और ये संरचना इस प्रकार की है कि यहां पर अलग अलग जो कार्बनिक पदार्थ हैं, है ना, जो अलग अलग कार्बनिक यौगिक हैं, उनका उपयोग करके एक इस प्रकार की संरचना बनाई जाती है जिससे कि उसके बाहर तो वो संरचना है लेकिन अंदर उसमें कैविटी है ना। यहाँ पर जो ये स्पेस दिख रहा है ये कैविटी है। तो इस प्रकार की जो संरचना बनाई गई है इसे कहा जाता है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। ठीक है, ये आणविक संरचना का एक रूप है जो छोटी संरचनाओं में विशाल स्थान को समाहित करता है, कि बहुत ही छोटी संरचना है लेकिन उसमें जो कैविटीज हैं वो बहुत ही ज्यादा है। इसको और सरल शब्दों में अगर समझे तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे फोम होता है ना, या स्पंज होता है, तो स्पंज को अगर आप पानी में रख दोगे तो वो पानी को सोख लेगा, अर्थात उसके अंदर जो एयर बबल्स हैं या उसके अंदर जो हवा की जो कैविटीज बनी हुई हैं वो कैविटीज पानी को सोख लेती हैं। तो वो एक प्रकार का ऐसा फ्रेमवर्क होता है और उसमें काफी ज्यादा खाली स्थान होता है। तो उसी प्रकार का यहाँ पर अब कार्बनिक यौगिकों का उपयोग करके ऐसी एक आणविक संरचना बनाई गई है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि 1 ग्राम का MOF पदार्थ में इतने अधिक छिद्र होते हैं जिसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्र जो सरफेस एरिया है उसका वो एक फुटबॉल के मैदान के बराबर हो सकता है ना। और अगर आपने एक मूवी देखी हो हैरी पॉटर, तो हैरी पॉटर में जो हरमाइनी थी, हरमाइनी का बैग भी ऐसा था कि उसके अंदर दुनिया भर की चीजें, उसमें जो हाथ डालोगे जो निकालना चाहो वो निकाल लो, इस प्रकार से। तो ये जो नोबेल कमेटी उसने भी ये एग्जाम्पल दिया था। तो उस प्रकार से कि भाई एक बहुत ही छोटी संरचना है लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा चीजों को समाहित किया जा सकता है, उसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा है, वही हमारा मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है ना। और ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो आणविक कक्षाओं की तरह कार्य करते हैं और गैसों, आयनों और अन्य अणुओं को ये ट्रैप कर सकते हैं। उन्हें ये ट्रैप कर लिया, उन्हें अगर छोड़ना चाहें तो उन्हें छोड़ सकते हैं, या उनको रूपांतरित कर सकते हैं, या उनका परिवहन भी ये कर सकते हैं। और इस तरह के जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है ये आणविक होटलों की तरह काम करते हैं कि इनमें जो अलग अलग अणु हैं वो आकर के वहां रहें और फिर वो वहां से जा सकते हैं। ठीक है, इनमें अनगिनत दरवाजे होते हैं और ये कुछ पदार्थों को स्वीकार या प्रवेश देने के लिए प्रोग्राम किए जा सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो स्पंज है, स्पंज को अगर आप पानी के ऊपर रखेंगे तो वो पानी को तो सोख लेगा, लेकिन अगर उसको आप सामान्य मिट्टी के ऊपर रख देंगे तो मिट्टी को सोखेगा नहीं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि जो अलग अलग मेटल ऑर्गेनिक MOF है इनको प्रोग्राम किया जा सकता है कि ये किस प्रकार के अणुओं को अपने अंदर सोखें या उन्हें अंदर आने का रास्ता दें और किन को ना दें। और विस्तार से अगर हम देखें तो ये संरचना कार्बन आधारित है ना, और कार्बन के अणु यहाँ धातु आयनों से जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये कार्बन का अणु है और ये धातु आयन है जिंक, तो जिंक से ये जुड़े हुए हैं। तो जिंक और कार्बन ने जुड़ करके यहाँ पर एक संरचना इन्होंने बनाई और उस संरचना को और विस्तार दे करके यहाँ पर अलग अलग संरचना यहाँ बनी है और ये सारी कैविटीज यहाँ बनी हुई है। इन कैविटीज में ही आकर के जो बाकी के अणु है वो यहाँ रह सकते हैं ना। इनमें खास बात है कि इसकी जो संरंध्रता है यानी कि पोरोसिटी है जो इसकी, वो काफी महत्वपूर्ण है। इसमें गैस और द्रव को कैप्चर रखा जा सकता है। इनका उपयोग बिल्डिंग ब्लॉक्स में बदलकर रसायन विज्ञानी इन चित्रों के आकार या बनावट को इसे नियंत्रित कर सकते हैं कि किस प्रकार के इसमें अलग अलग जो कार्बन कंपोनेंट्स कितने होंगे, जो धातु आयन है वो कितने होंगे, उसको नियंत्रित करके उसके आकार को भी बड़ा या छोटा किया जा सकता है। वही पहले बताया था कि विशिष्ट पदार्थों को कैप्चर स्टोर करने के लिए इन्हें डिजाइन किया जा सकता है। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, इनका क्या उपयोग किया जा सकता है आने वाले समय में, तो इनका उपयोग किया जा सकता है जल संचयन में ना। रेगिस्तान जैसी जगहें हैं तो वहां पर जो जलवाष्प है उस जलवाष्प में अगर इस प्रकार के मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स को अगर वहां पर छोड़ दिया जाए तो वो जलवाष्प जो हवा है, हवा में जो जलवाष्प है उसमें से जल को वो अपने पास अवशोषित कर लेगा और उससे जो जल है, जल की आपूर्ति वहां की जा सकेगी। प्रदूषकों को हटाने में कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग जो प्रदूषक हैं उन प्रदूषकों अगर इस MOF को ऐसे डिजाइन कर दिया जाए कि उसमें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जुड़ी हुई जो गैसेज हैं वो सारी गैसेज उसमें
कैप्चर हो जाएं तो उनको कैप्चर किया जा सकता है। ठीक है, तो कच्चे तेल या एंटीबायोटिक दवाओं के विघटन में भी ये मदद कर सकते हैं। औद्योगिक उपयोग को अगर हम देखें तो ये अपशिष्ट जल से जो दुर्लभ भूतत्व हैं यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनको ये कैप्चर कर सकते हैं। हाइड्रोजन भंडारण एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हम देख रहे हैं कि वो हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है कि हाइड्रोजन का भंडारण करना हमारे लिए काफ़ी कठिन है, तो हाइड्रोजन का भंडारण ही कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर से ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके उसे स्टोर कर सकते हैं। साथ ही अगर हम स्वास्थ्य देखभाल की बात करें तो ये हमारी दवाइयों को शरीर में सही स्थान पर पहुंचाने में ये हेल्प कर सकते हैं। पर्यावरण में जो विषैली गैसें हैं उनको नियंत्रित करने में, और जो एंजाइम्स है उनको एनकैप्सुलेटेड कर एंटीबायोटिक दवाओं के अंशों को विखंडित करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा सकते हैं। तो हमने देखा कि ये अलग अलग क्षेत्रों में इनका उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो हमारा मेडिसिन था उसमें हमने देख लिया। इसके अलावा अब जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो हंगरी के जो लेखक हैं लाज़्लो क्रास्जने-होर्काई ना, लाज़्लो क्रास्जने-होर्काई, इनको ये प्रदान किया गया है। और उनको ये प्रदान किया गया है कि उनकी जो दिलचस्पी है वो दूरदर्शी कृतियों के लिए, और जब सर्वनाश हो जाएगा उसके डर के बीच जो कला है, उनकी कला करने की जो शक्ति है, इनकी जो कलात्मक अभिव्यक्ति है, उसके लिए उन्हें ये प्रदान किया गया है। इनकी जो लेखन शैली है वो बहुत ही विशिष्ट है। ये बहुत ही लंबे लंबे पैराग्राफ या लंबे लंबे वाक्य ये लिखते हैं, अर्थात कि 1 पेज 2 पेज 3 पेज लंबे इतने इनके पैराग्राफ या एक एक सेंटेंसेस इतने लंबे लंबे होते हैं, और उनमें दार्शनिक गहराई छुपी हुई होती है ना। इसीलिए वो अपने लेखन को पागलपन की हद तक जांची गई वास्तविकता ये कहते हैं। और इनकी जो महत्वपूर्ण कृति है वो है सतानतांगो, ये 1985 में आई थी। इसमें इसकी जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार से है कि बहुत ही भारी वर्षा हंगरी में हो रही है और वहाँ पर 12 लोग फंसे हुए हैं, और वो 12 लोग किस प्रकार से अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हैं, इस पर आधारित ये इनकी मुख्य कृति सतानतांगो है ना। इसके लिए इन्हें ये नोबेल प्राइज दिया गया है। अब अगर हम शांति के नोबेल प्राइज की बात करें तो शांति का नोबेल प्राइज वेनेजुला की जो विपक्षी नेता है मारिया कोरिना मचादो, इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इन्होंने वेनेजुला की जनता के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देना, तानाशाही से लोकतंत्र में न्याय संगत और शांतिपूर्ण परिवर्तन के लिए इनका जो संघर्ष रहा है उसके लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। अगर आप वेनेजुएला को थोड़ा बहुत अगर उसे फॉलो कर रहे हैं तो वेनेजुएला में कुछ समय पहले तक तानाशाही सरकार थी, और अब वहाँ तानाशाही से हट करके लोकतंत्र की स्थापना के लिए इनका लोकतंत्र की स्थापना वहाँ पर हुई है, तो उसके लिए इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये सारे के सारे हमने जो नोबेल प्राइज थे उनके बारे में हमने जान लिया है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम होती है, लेकिन जो साइंटिफिक, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन में जो नोबेल प्राइज दिए गए हैं उनके कंसेप्ट पर क्वेश्चन आ सकता है ना। जैसे क्वांटम टनलिंग है, इस पर प्रश्न आ सकता है। जो एनर्जी क्वांटाइज्ड है इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से, या MOF है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब अगली न्यूज़ पर हम आते हैं। जो हमारी अगली न्यूज़ है वो है भारत और यूके का संयुक्त वक्तव्य जो जारी हुआ है उस पर। तो अभी जो यूके के प्रधानमंत्री हैं वो भारत यात्रा पर थे, है ना, और भारत की यात्रा के साथ उन्होंने संयुक्त वक्तव्य यहाँ जारी हुआ है। कई महत्वपूर्ण समझौतों के संदर्भ में समझौते हुए हैं। मुख्य रूप से आर्थिक समृद्धि को मजबूत करना, रक्षा और सुरक्षा सहयोग का विस्तार करना इसमें शामिल है। और अभी कुछ महीने पहले ही भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है, तो उसके संदर्भ में भी यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं कि अब उसे अनुमोदित करना चाहिए। अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से हम देखें तो परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारा जो GS2 का द्विपक्षीय संबंध टॉपिक है उसमें ये कवर हो जाता है। अभी तक भारत यूके के संबंधों पर प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन अभी क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है तो भारत यूके के संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो उस पर मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए जो वक्तव्य जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी इनिशिएटिव के आधार पर दोनों देशों ने अलग अलग संस्थाओं का स्वागत किया है, जैसे इंडिया यूके कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर्स, यूके इंडिया क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी, यूके इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेसिंग एंड डाउनस्ट्रीम कोलैबोरेशन गिल्ड। अर्थात कि जो हमारे रेयर अर्थ मेटल्स हैं या दुर्लभ जो खनिज हैं
उनके संदर्भ में हमारी जो सप्लाई चेन है वो निर्बाध रूप से चलती रहे। जैसे अभी न्यूज़ में चल रहा है कि चीन के द्वारा जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनके निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो भारत और यूके ने साथ में मिलकर के जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उनके लिए यहाँ पर समझौता किया है कि उसकी सप्लाई चेन निर्बाध रूप से चलती रहे। समृद्धि, व्यापार और निवेश के दृष्टिकोण से भारत यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अनुमोदित करने की बात हुई है कि भाई ये हमने इस पर हस्ताक्षर तो कर लिए, अब दोनों देशों की संसद के द्वारा इसे अनुमोदित किया जाना है ताकि इसे जल्द से जल्द लागू किया जा सके और भारत और यूके के बीच में हम निवेश के संदर्भ में, हम व्यापार के संदर्भ में और बेहतर कार्य कर पाए। रक्षा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा दिया है ना, इसको मजबूत करने की बात की है। साथ ही इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव के अंतर्गत रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी दोनों ही क्षेत्रों में, चाहे वो हिंद प्रशांत क्षेत्र हो चाहे हिंद महासागर का क्षेत्र हो, दोनों ही क्षेत्रों में अब भारत और यूके साथ मिलकर के उसमें व्यापक सुरक्षा सहयोग करने की बात कर रहे हैं। साथ ही भारत की वायु रक्षा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए लाइटवेट मल्टीरोल मिसाइल की प्रणालियों की प्रारंभिक आपूर्ति के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सहयोग यहाँ पर हो गया है कि जो यूके की सरकार है वो भारत की रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए लाइट वेट और मल्टी रोल मिसाइल्स की आपूर्ति वो प्रदान करेगी। साथ ही जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य और अनुसंधान के संदर्भ में क्लाइमेट टेक स्टार्टअप फंड के लिए नए संयुक्त निवेश की घोषणा की गई है। यूनाइटेड किंगडम की सरकार और भारतीय स्टेट बैंक के बीच समझौता हुआ है और ये एक प्रकार की रणनीतिक पहल है जिससे कि दोनों देशों के बीच में जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य और अनुसंधान के लिए अब और ज़्यादा सहयोग यहाँ पर किया जाएगा। और अगर हम बात करें कि शिक्षा, संस्कृति और लोगों के मध्य सहयोग की यहाँ बात की जा रही है। आप देख रहे होंगे कि अभी वेस्ट में हम देख रहे हैं कि माइग्रेंट्स को लेकर के काफ़ी विरोध किया जा रहा है, लेकिन भारत और यूके चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो नागरिक आवागमन है, यानी कि जो हमारे सिटीजन्स की जो मोबिलिटी है उसको और बेहतर किया जाए। तो उसी संदर्भ में शिक्षा, संस्कृति और लोगों के मध्य सहयोग के लिए बेलफास्ट की क्वींस यूनिवर्सिटी और कॉन्वेंट्री यूनिवर्सिटी में गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस शुरू करने की अनुमति दी गई है। गुजरात में जो गिफ्ट सिटी बनी है वहां पर ये दोनों यूनिवर्सिटीज अपना कैंपस स्थापित करेंगी। साथ ही क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग की बात की जा रही है कि वर्तमान में जो विश्व व्यवस्था है उसको बहुपक्षवाद की यहाँ बढ़ावा देने की बात कही जा रही है कि किसी भी एक देश के का नियंत्रण वैश्विक जो हमारी संस्थाएं हैं उनके ऊपर ना रहे, बल्कि बहुपक्षवाद वहां पर हो, अलग अलग जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं सभी साथ मिलकर के निर्णय लें। इसी संदर्भ में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार करने की बात कही है दोनों देशों ने, और भारत ने और यूके ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता को वैध आकांक्षाओं को ये दीर्घकालिक समर्थन इन्हें प्रदान किया गया। यानी कि यूके भी चाहता है कि अब यूएनएससी में भारत भी अपना परमानेंट मेंबर बन जाए। तो इस प्रकार से अलग अलग संदर्भों में दोनों देशों के बीच में और बेहतर सहयोग करने के लिए ये सभी वक्तव्य जारी हुए हैं। तो इसको आप जरूर तैयार कीजिएगा। अब जो हमारी अगली न्यूज़ है अफगानिस्तान और भारत को लेकर के। अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो इस समय भारत की यात्रा पर हैं और हमारे GS2 का भी ये टॉपिक हो जाता है, और 2021 के बाद ये पहली कोई आधिकारिक यात्रा है। 2021 से पहले भारत के द्वारा व्यापक स्तर पर अफगानिस्तान का सहयोग किया गया था और अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत ने व्यापक योगदान दिया था, उसको भी हम आगे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो भी विदेश यात्रा हुई है, विदेश मंत्री की जो यात्रा हुई है, इसके मुख्य परिणाम क्या रहेंगे। तो सबसे पहले तो भारत का जो काबुल में तकनीकी मिशन था उसको पूर्ण दूतावास बना दिया गया है। जो अगस्त 2021 में जब तालिबान की सरकार वहां आई थी तो उसके बाद से भारत ने अपने दूतावास को हटा करके वहां पर तकनीकी मिशन वहां भेजा था। तकनीकी मिशन का मतलब हुआ कि सिर्फ वो वहां पर उपस्थित है कुछ विशेष कार्यों के लिए, पूर्ण रूप से वो दूतावास नहीं है, यानी कि जो जनरल जो डिप्लोमेसी होती है दो देशों के बीच में उस प्रकार के संबंध नहीं है। सिर्फ भारत की वहां पर उपस्थिति है अपने कुछ एक विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग के लिए, लेकिन पूर्ण जो दूतावास होता है उसमें
दोनों देशों की जो जनरल डिप्लोमेसी होती है वो यहाँ पर लागू होती है और दोनों देश व्यापक तौर पर सहयोग करते हैं। लेकिन इसीलिए अब तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास में परिवर्तित कर दिया गया है और तालिबान को भी अफगान दूतावास में अपने राजनयिक नियुक्त करने की अनुमति यहाँ दी गई है ना। जो भारत के नई दिल्ली में जो अफगानिस्तान का दूतावास है उसमें अब तालिबान अपने कर्मचारियों की नियुक्ति कर पाएगा। ठीक है। और 2021 में भारत ने अपना दूतावास बंद कर दिया था और जून 2022 में भारत ने अपनी तकनीकी टीम को तैनात किया था जो कि काबुल में अपनी राजनीतिक उपस्थिति फिर से दर्ज उन्होंने कराई थी 2022 में। 2021 में तो दूतावास बंद कर दिया था, 2022 में तकनीकी मिशन वहां भेजा गया था। अफगानिस्तान ने कहा है और भारत ने दोनों ने मिलकर कहा है कि आतंकवाद से निपटने के लिए हम समन्वित प्रयास करेंगे। साथ ही अफगानिस्तान ने भारत को यह आश्वासन दिलाया है कि अफगानिस्तान की जमीन का उपयोग किसी भी अन्य देश के खिलाफ कोई भी गतिविधि चलाने के लिए नहीं किया जाएगा। अर्थात भारत की जो सुरक्षा संबंधी जो चिंताएं थी उसके लेकर भी अफगानिस्तान ने आश्वासन दिया है कि अफगानिस्तान की धरती को भारत के विरुद्ध कोई उपयोग नहीं कर पाएगा। साथ ही भारत का अफगानिस्तान एयर फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत की गई, यानी कि जो वायु रूट है ना, जो वायुयान के द्वारा जो व्यापार होता है उसकी यहाँ पर शुरुआत की गई है। और अफगानिस्तान ने भारतीय कंपनियों को अपने खनन क्षेत्र में अन्वेषण करने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है, जो न्यूज़ में काफ़ी चल भी रहा है कि अब भारत जो है भारत अफगानिस्तान में जाकर के भी वहाँ पर जो खनन कार्य करेगा, जिससे कि वहाँ पर जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं या जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसकी भारत को आपूर्ति इससे हो पाएगी। अब 2021 में भारत ने अपना जो दूतावास है उसको समाप्त कर दिया था वहाँ से, अफगानिस्तान से, और उसके बाद से भारत और अफगानिस्तान के बीच में किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक वार्ता नहीं हो रही थी। लेकिन जो हाल में ये वार्ता हुई है, क्योंकि भारत ने जो तालिबान की सत्ता को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया था, तो लेकिन अब हाल में क्या ऐसे परिवर्तन हुए हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से ये यात्रा हुई है। तो सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हितों की साधना करना भारत का लक्ष्य है और भारत की जो सुरक्षा चिंताएं हैं उनको दूर करना सबसे महत्वपूर्ण भारत के लिए है, क्योंकि कई ऐसे अफगानिस्तान बेस्ड आतंकवादी समूह हैं जो अफगानिस्तान में रह करके भारत के विरुद्ध वो कार्य करते हैं। तो भारत को अपनी सुरक्षा चिंताओं को संदर्भ में भी अफगानिस्तान की सरकार से वहाँ बात की जाएगी, जिससे कि वहाँ जो आतंकवादी संगठन है उन पर अंकुश लगाया जा सके। साथ ही पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव को प्रतिसंतुलित करना भी भारत का उद्देश्य है। जैसा आप देख रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान तो साथ में ही सीपैक के संदर्भ में और अलग अलग क्षेत्रों में वो सहयोग कर ही रहे हैं। अभी हाल ही में जो अमेरिका और पाकिस्तान है उनके बीच भी सहयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो एक प्रकार से जो पाकिस्तान और चीन है उनको प्रतिसंतुलित करने के लिए भारत की अफगानिस्तान में उपस्थिति होना आवश्यक है। इसलिए भी हमने अब ये हालिया संपर्क किया है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच जो संबंध है वो वर्तमान में उतने अच्छे नहीं है, वो बिगड़ चुके हैं। तो इसके कारण अब जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें बदलाव आ गया है और जो व्यवहारिक राजनीति है, यानी कि जो रियल पॉलिटी है वो देखना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर अफगानिस्तान जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान अगर तालिबान से दूरी बनाएगा तो भारत के पास अब संभावनाएं हैं कि भारत अब पाकिस्तान को संतुलित करने के लिए अफगानिस्तान से सहयोग करे। आपने देखा भी कि अभी जब विदेश मंत्री यहाँ भारत यात्रा पर हैं अफगानिस्तान के, तो अफगानिस्तान की राजधानी जो काबुल है, काबुल में एक पाकिस्तान द्वारा हमला भी किया गया था। तो ये एक प्रकार से दिखाता है कि भारत और तालिबान या भारत और अफगानिस्तान जब नज़दीक आएंगे तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को इससे काफ़ी नुकसान होगा और पाकिस्तान नहीं चाहता है कि तालिबान या अफगानिस्तान भारत के साथ आए, इसीलिए उन्होंने इस तरह का हमला भी किया है। साथ ही अफगानिस्तान में क्षमता निर्माण और मानवतावादी पहलों के माध्यम से जो हम पहले से कार्य कर रहे थे, जो 2021 से पहले जो हमने कार्य किए थे, उन्हीं को आगे बढ़ावा देने के लिए भी हमें अब साथ में संपर्क करना पड़ेगा और एक प्रकार से सद्भाव और विश्वास का निर्माण करना दोनों सरकारों के लिए आवश्यक है। लेकिन भारत की कुछ चिंताएं भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपने ये न्यूज़ अगर देखी हो तो देखा होगा कि जो अफगानिस्तान के दूतावास में जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहाँ पर किसी भी महिला पत्रकार की आने की अनुमति नहीं थी। तो महिलाओं को लेकर के जो तालिबान का जो रवैया है वो भारत के लिए चिंताजनक है कि वो महिलाओं को दबाने का और महिलाओं को जो मानवाधिकार प्राप्त होने चाहिए वो उन्हें नहीं प्रदान करता है। तो पहली चिंता तो भारत की यही है कि तालिबान की शासन व्यवस्था निरंकुश है जो विशेष रूप से महिलाओं के मानवाधिकारों की अनदेखी करता है। तो एक तो भारत की ये चिंता है।
दूसरा है कि तालिबान सरकार को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक जो राजनयिक मान्यता है वो उन्हें नहीं मिली है। तो इससे जो अन्य देश हैं वो भारत का विरोध कर सकते हैं, लेकिन भारत जो इस समय जो कारण है भारत का अफगानिस्तान से संपर्क बढ़ाने का, वो इनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपनी सुरक्षा चिंताओं को लेकर के काफ़ी चिंतित है। अब अगर हम संक्षेप में देखें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कितना अच्छा सहयोग रहा है, तो 2001 से 2021 तक वहाँ पर तालिबान और यूएसए के बीच में तो एक संघर्ष चल ही रहा था। यूएसए द्वारा अफगानिस्तान में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई थी। हामिद करजई उसके राष्ट्रपति थे। तो उन 2 दशकों में भारत और अफगानिस्तान के बीच में काफ़ी व्यापक सहयोग किए गए थे। तो वो हम थोड़ा सा संक्षेप में जान लेते हैं। इस अवधि के दौरान इन 20 वर्षों में भारत सबसे बड़ा क्षेत्रीय विकास भागीदार अफगानिस्तान का बना। इन समय में अफगानिस्तान में भारत द्वारा भारी निवेश किए गए, लगभग $3 बिलियन का सहयोग यहाँ पर भारत के द्वारा किया गया। दोनों देशों के बीच में रणनीतिक साझेदारी भी थी। 2011 में दोनों देशों ने एक दूसरे के रणनीतिक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर भी किए थे। और भारत ने हमेशा एक संप्रभु, स्थिर और लोकतांत्रिक अफगानिस्तान के निर्माण का समर्थन किया था। और आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में उस समय जो अफगान सरकार थी, हामिद करजई की जो सरकार थी, उसका सहयोग भी उन्होंने किया था। वहाँ की जो आर्मी है उसको भी भारत के द्वारा आतंकवाद से लड़ने के लिए कुछ ट्रेनिंग भी वहाँ दी जा रही थी। साथ ही भारत के द्वारा बहुत सारी विकास परियोजनाएं भी चलाई जा रही थी। सबसे महत्वपूर्ण है सलमा डैम ना। जो सलमा डैम है वो हेरात प्रांत में बिजली और सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही बड़ी परियोजना ये थी। साथ ही जरंज डेलाराम राजमार्ग भारत ईरान से और अफगानिस्तान तक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो सड़क मार्ग है, सड़क मार्ग भी भारत ने ये विकसित किया था। अफगान का जो संसद भवन है उसको भी भारत ने बनाया था। और इसके अलावा भारत के द्वारा बिजली ट्रांसमिशन लाइनों, स्कूलों, स्वास्थ्य क्लिनिकों, विभिन्न सामुदायिक विकास परियोजनाओं के निर्माण में भी सहायता की गई थी। और भारत के द्वारा अफगानिस्तान के जो छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती थी। आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान के कई छात्र भारत में रहकर के वो स्टडी भी कर रहे हैं। और अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसको भी यहाँ पर दिल्ली के पास में ही नोएडा में भारत के द्वारा काफ़ी टाइम तक वो यहाँ पर रही थी। और भारत के जो अजय जडेजा हैं उन्होंने काफ़ी टाइम तक उन्हें ट्रेन भी किया था और उसके लिए उन्होंने कोई फीस भी चार्ज नहीं की थी। तो आप देख सकते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में काफ़ी सद्भावनापूर्ण सहयोग हमेशा से रहा है। तो ये हमारी न्यूज़ हो गई भारत और अफगानिस्तान के संदर्भ में। अब जो हमारी अगली न्यूज़ है, अगली न्यूज़ बात करती है कि भारत में धूप के घंटों में कमी आई है ना। भारत में धूप के घंटों में कमी आई है, अर्थात सूरज तो उतना ही निकल रहा है, उतना ही प्रकाश दे रहा है, लेकिन जो भारत का जो क्षेत्र है उसके ऊपर एरोसोल होते हैं। जो एरोसोल बादल बनने की वजह से कुछ धूप के घंटों में कमी आई है, जिसे कहा गया है सोलर डिमिंग, है ना। पिछले 30 वर्षों में सोलर डिमिंग के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कम पहुंच रहा है और ये मानव जनित उच्च एरोसोल उत्सर्जन के कारण ये हो रहा है। और एरोसोल प्रदूषण के जो मुख्य स्रोत हैं वो क्या क्या हैं? उद्योगों द्वारा उत्सर्जन, बायोमास का दहन, है ना। बायोमास जैसे पराली हुई, इस प्रकार के बायोमास का जो दहन है, वो वाहनों से निकलने वाला जो प्रदूषण है, ये सभी एरोसोल के मुख्य स्रोत हैं। और इनकी वजह से एक प्रकार का एक ऐसे कृत्रिम बादल बन जाते हैं, और मतलब कृत्रिम क्या, एक बादल बन जाते हैं और उन बादलों से जो सूर्य का प्रकाश है वो धरती पर नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से जो सूर्य का प्रकाश इतना पहुंचना चाहिए उतना पृथ्वी पर या भारत पर नहीं पहुंच पा रहा है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो GS3 में जो प्रदूषण का टॉपिक है उसके अंतर्गत ये कवर हो जाएगा और हमारे प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि एरोसोल होते क्या है, क्योंकि इस न्यूज़ में हम एरोसोल की काफ़ी बार बात करेंगे, तो एरोसोल ये वायुमंडल के में निलंबित अत्यंत लघु, ठोस या तरल कण होते हैं ना। और ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राथमिक एरोसोल होते हैं जो सीधे उत्सर्जित होते हैं, जैसे समुद्री लवण स्प्रे, धुआं, ज्वालामुखी राख ना। ये जो ऐसे जो कण होते हैं इन्हें प्राथमिक एरोसोल कण कहा जाता है। और जो माइक्रो या फिर गौण एरोसोल्स होते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से जो गैस बनती है उसमें ये उत्सर्जित होते हैं, जैसे औद्योगिक और बायोमास दहन से जो सल्फेट उत्पन्न होते हैं, अलग अलग जो सल्फेट्स उत्पन्न होते हैं वो भी एरोसोल का निर्माण करते हैं। और ये
वायुमंडल में ये सस्पेंडेड रहते हैं। और जैसे ये एरोसोल है, ये एरोसोल का कण है, तो ये अपने आसपास बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में जल वाष्प को यहाँ पर ये अपने पास रख लेता है, जिससे जो सूर्य की जो किरणें आ रही हैं वो आगे नहीं आती हैं और वो यहीं से परावर्तित हो जाती हैं, जिससे कि हम जो इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं उसका कारण ये है। अब ये इस प्रकार की अवस्थिति देखने को हमें मिलती है ना। जो सूर्य है, सूर्य स्पष्ट रूप से इन बादलों के कारण ये नहीं अपना प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचा पाता है। और जो ये अभी अध्ययन हुआ है, इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या है, इसको हम जान लेते हैं कि एक तो धूप में कमी आई है। इन्होंने कहा है कि प्रतिवर्ष लगभग 13.5 घंटों की गिरावट इसमें आ रही है ना। ये उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं उसमें क्योंकि प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कहा है कि मौसम में स्थिरता देखी गई है, यानी कि बहुत अधिक गिरावट यहाँ पर नहीं आई है, जिसका कारण है कि वहाँ पर स्थानीय मौसम, जैसे वहाँ पर अपेक्षाकृत रूप से प्रदूषण कम है और वहाँ पर लगातार बारिश होती रहती है, जिससे कि जो एरोसोल पार्टिकल जो सस्पेंडेड होते हैं वो नीचे धरती में आकर के स्थापित हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो टॉमी इफेक्ट है उसके कारण भी वहाँ पर अपेक्षाकृत मौसम में स्थिरता देखी गई है। जो टॉमी इफेक्ट है वो क्या होता है, ये बताता है कैसे बढ़े हुए मानवजनित एरोसोल उत्सर्जन है वो बादलों को अधिक चमकदार बना देते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एरोसोल अधिक छोटी बूंदों का निर्माण करते हैं, जिससे कि सूर्य की प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं और अंत में जलवायु ठंडा हो जाती है। अब ये कैसे होता है, अभी जो मैंने आपको बताया था कि ये एरोसोल पार्टिकल्स हैं, है ना, ये नॉर्मल पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर जो नॉर्मल बादल है उसमें ये सूर्य के प्रकाश की किरणें आर पार हो जा रही हैं और कुछ यहाँ पर परिवर्तित हो जा रही हैं। लेकिन जो यहाँ पर जो एरोसोल पार्टिकल्स हैं, ये एरोसोल पार्टिकल्स इसको वापस भेज देते हैं ना। इसकी वजह से जो सूर्य का प्रकाश है जितना पहुंचना चाहिए पृथ्वी पर वो नहीं पहुंच पाता है। और ये जो एरोसोल पार्टिकल्स हैं उनके आसपास यहाँ पर जो जलवाष्प बन जाती है उसकी वजह से ये सूर्य का प्रकाश परावर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी निष्कर्ष हो गया। अगर हम एरोसोल के प्रभावों की बात करें तो जलवायु और मौसम पर ये प्रभाव डालते हैं कि ये सूर्य के प्रकाश को बिखेर देते हैं या फिर उसे ये अवशोषित कर लेते हैं, जिससे कि स्थानीय स्तर पर तापमान ठंडा या गर्म यहाँ पर रह सकता है। वो डिपेंड करता है कि एरोसोल किस प्रकार के वहाँ पर हैं। साथ में ये बादलों के निर्माण में, मानसून के पैटर्न में और वर्षा के वितरण को भी ये प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये बादलों के निर्माण में ये महत्वपूर्ण रूप से, अगर एरोसोल पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो बादलों का निर्माण ज़्यादा होगा, बादलों का निर्माण ज़्यादा होगा और अगर वहाँ पर पर्याप्त जलवाष्प भी उपस्थित है तो वहाँ पर बारिश भी हो जाएगी, तो ये वर्षा को भी ये प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य पर ये प्रभाव डालते हैं क्योंकि ये सूक्ष्म एरोसोल है, उनसे अगर वो फेफड़ों के द्वारा या मतलब हमारे श्वास के द्वारा अगर वो हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं तो हमारे फेफड़ों में जलन, श्वसन तंत्र की बीमारी, हृदय रोग और असामयिक मृत्यु का कारण भी ये बन सकते हैं। पर्यावरण पर प्रभावों की बात करें तो जो खनिज के द्वारा जो एरोसोल्स बनते हैं वो पर्यावरण में पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सकते हैं। इससे अमेजन वर्षावन की उर्वरता और महासागर में फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि जैसी प्रक्रियाएं भी यहाँ पर देखी गई हैं। सौर ऊर्जा पर प्रभाव, क्योंकि सूर्य की प्रकाश को ये कम कर देते हैं, सूर्य के प्रकाश को ये अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे कि सोलर पैनल्स तक पहुंचने वाला प्रकाश कम हो जाता है, जिससे कि कुल सौर उत्पादन की जो क्षमता है वो यहाँ पर कम हो जाती है। तो ये कुछ मुख्य एरोसोल के प्रभाव हमने देख लिए। अब इस पर बेस्ड कुछ प्रश्न यूपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। तो ये 2019 का प्रश्न है। ये इसमें पूछा गया है कि कुछ वैज्ञानिक पक्षाभ में विरनल तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण का उपयोग का सुझाव देते हैं, तो वो सुझाव क्यों देते हैं? तो उसके 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए, सही ऑप्शन आप कमेंट में बताइए। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न भी पूछा गया है जिसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में प्रयुक्त कौन कौन सा इसमें से होता है वो आपको बताना है। ये भी 2019 में प्रश्न ये पूछा गया है, इसको भी आप कमेंट में बताइए इसका आंसर। अब जो हमारी आज की जो मुख्य खबर है, आखिरी जो मुख्य खबर है वो है पीएम सेतु योजना।
तो पीएम सेतु योजना अभी हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा इसको घोषित किया गया है। ये क्या है? प्रधानमंत्री पीएम सेतु, इसका मतलब है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज। जो हमारी आईटीआईज हैं, आईटीआईज को और बेहतर करने के लिए और जो वर्तमान में उद्योगों की आवश्यकता है उस प्रकार के कोर्सेज को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई गई है। किस मंत्रालय के अधीन है? कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के ये अधीन है। अगर हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे GS3 में जो रोजगार संबंधी विषय है ना, जिसमें कौशल विकास भी एक पार्ट हो जाता है, तो हमारे GS3 का ये पार्ट है। और ये इस प्रकार की अलग अलग योजनाएं हर साल यूपीएससी द्वारा पूछी जाती हैं। जैसे कौशल विकास के संदर्भ में जब भी कोई योजना लॉन्च होती है तो उसके बारे में यूपीएससी जरूर प्रश्न पूछता है, क्योंकि भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण जो चुनौती है वो यही है कि भारत में कार्यशील युवा तो हैं हमारे पास, लेकिन उनके पास जो उद्योगों को आवश्यक जो कौशल चाहिए वो आवश्यक कौशल उनके पास उपलब्ध नहीं है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि हमारे पास में वर्कफोर्स होने के बावजूद भी हम लगातार उद्योगों में युवाओं की भागीदारी हम कम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक गैप बना हुआ है जो स्किल और रिक्वायरमेंट के बीच में। ठीक है, तो इसीलिए यूपीएससी द्वारा इस पर विशेष फोकस किया जाता है और सरकार भी इस पर विशेष फोकस कर रही है। अब जो पीएम सेतु योजना है, इसके प्रकार को हम देखें तो ये केंद्र प्रायोजित योजना है, अर्थात कि केंद्र सरकार इसकी पूरी फंडिंग करेगी, 60,000 करोड़ रुपए। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो ये लगभग 100 आईटीआईज को आधुनिक और उद्योग के अनुकूल प्रशिक्षण संस्थाओं में ये रूपांतरित करेगी और ये हब एंड स्पोक मॉडल पर ये लागू होगी। हब एंड स्पोक मॉडल क्या हुआ? जैसे ये एक सेंट्रल ये एक आईटीआई होगी और इससे बाकी 3-4 आईटीआईज को जोड़ दिया जाएगा और इसको सरकार फंडिंग करेगी। इसको ये सरकार ये बताएगी कि किस प्रकार के कोर्सेज आपको लेकर के आने हैं, किस प्रकार के नए नए कोर्सेज या सिलेबस आपको डिजाइन करना है, और वो फिर इन बाकी जो आईटीआईज हैं इनको भी ये ट्रेन करेगी। तो ये इस प्रकार से ये हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करेगी, जिसमें लगभग 200 तो हब आईटीआईज होंगी और लगभग 800 स्पोक आईटीआईज इनमें रहेंगी। और जो प्रत्येक हब है उसको उन्नत अवसंरचना, नवाचार और इंक्यूबेशन सेंटर्स, उत्पादन इकाइयों, प्रशिक्षकों हेतु प्रशिक्षण सुविधाओं, प्लेसमेंट सेवाओं से लैस किया जाएगा और स्पोक आईटीआईज को इन सुविधाओं एवं सेवाओं की पहुंच तथा उनको अधिक से अधिक विस्तार इसमें सुनिश्चित किया जाएगा। अर्थात कि जो एक सेंट्रल जो आईटीआई है उसको ये सब सुविधाएं मिलेंगी और ये सब सुविधाएं ये आगे इन स्पोक आईटीआईज को ये प्रदान करेगी। ठीक है, तो ये हब एंड स्पोक मॉडल होता है और विकास के लिए हब एंड स्पोक मॉडल का काफी ज्यादा उपयोग किया जाता है। अब इस योजना के प्रमुख घटकों को अगर हम देखें तो ये उद्योगों के साथ मिलकर नए मांग आधारित पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। जैसे वर्तमान में हम देख रहे हैं कि अब एआई को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, तो अब जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वहां पर एआई का, ऑटोमेशन का किस प्रकार से ज्यादा उपयोग किया जाए और उसके लिए क्या नए कोर्सेज लेकर के आए जाएं, वो सब ये काम करेगी। साथ ही क्लस्टर प्रबंधन का काम करेगी और परिणाम आधारित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय एंकर उद्योग भागीदारों के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल ये स्थापित करेगी, है ना। क्लस्टर्स का प्रबंधन करेगी। जैसे आप देखते हैं कि भारत में अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बने हुए हैं। जैसे अगर हम दिल्ली के आसपास देखें, मानेसर में मारुति सुजुकी का प्लांट है, तो उसके आसपास जो आईटीआईज हैं उनमें क्या आवश्यकता है? उसमें आवश्यकता है कि जो गाड़ियों के निर्माण के लिए जो आवश्यक कोर्सेज होते हैं वो उन आईटीआईज में लागू किए जाएं। इसी प्रकार से हम देखते हैं नोएडा में सैमसंग द्वारा काफ़ी बड़ी मोबाइल प्लांट लगाया गया है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वहाँ की जा रही है। तो अब उनके आसपास की जो आईटीआईज हैं वो क्या करेंगी कि मोबाइल के निर्माण के लिए जो अलग अलग कोर्सेज की आवश्यकता होती है वो प्रदान करें। तो इस प्रकार से ये अलग अलग क्लस्टर्स का प्रबंधन करेंगी और साथ ही ये एंकर उद्योग भागीदारी के माध्यम से ये स्पेशल पर्पज व्हीकल को स्थापित करेंगी। अब एंकर उद्योग भागीदारी का अर्थ होता है कि बड़े और प्रमुख उद्योगों या कंपनियां जो किसी परियोजना या योजना के लिए मुख्य भागीदार के रूप में ये कार्य कर रही हैं, तो उस संदर्भ में ये आईटीआईज का ये सहयोग लेंगी। ये आईटीआईज दीर्घकालिक डिप्लोमा, अल्पकालिक पाठ्यक्रम और एग्जीक्यूटिव जो प्रोग्राम्स हैं वो ये खोलेंगी। साथ ही 5 कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थाओं को मजबूत किया जाएगा, जिसमें भुवनेश्वर ओडिशा से, चेन्नई तमिलनाडु से, हैदराबाद तेलंगाना से, कानपुर उत्तर प्रदेश से और पंजाब से लुधियाना, ये 5 जो आईटीआईज हैं इनको
मजबूत किया जाएगा इस योजना के तहत, जिससे कि जो वर्तमान में जो उद्योगों की आवश्यकता है वो ये पूरी कर पाए। अब अगर हम देखें कि इस जो आईटीआईज हैं, आईटीआईज क्या होती हैं, आपने कई बार नाम तो अक्सर सुनते ही हैं आईटीआईज और आईआईटीज में, कई बार आप कंफ्यूज भी होते होंगे। तो आईटीआईज हैं वो क्या होती हैं? आईटीआईज को 1950 के दशक में भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए ये तब से ये काम कर रही हैं। इनका जो प्रत्यायन है, यानी कि इन्हें जो मान्यता प्रदान करता है वो कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ये इन्हें प्रदान करता है, और जो प्रशिक्षण महानिदेशालय है वो इसका शीर्ष संगठन है। अर्थात इनके अंदर जो इनको जो मान्यता दी जाएगी, है ना, ये गुणवत्ता बनाए रखें, ये सारे कार्य कौन देखता है? ये प्रशिक्षण महानिदेशालय जो कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत है वो इनको देखता है। वर्तमान में अगर हम आईटीआईज को देखें तो लगभग 15,034 आईटीआईज हैं, जिनमें से 78% जो है वो निजी स्वामित्व वाली हैं। इनसे जुड़ी हुई कुछ योजनाएं भी दी गई हैं, जैसे औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण यानी कि स्ट्राइव योजना, मॉडल आईटीआईज का निर्माण किया गया है, पूर्वोत्तर राज्यों में कौशल विकास अवसंरचनाओं को बढ़ावा देने के लिए ईएसडीआई योजना। तो ये अलग अलग योजनाएं आईटीआईज के संदर्भ में ये लागू हैं। अब मैं जैसे स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि यूपीएससी द्वारा कौशल विकास के संदर्भ में सरकार जो भी प्रयास कर रही है उस पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी का एक उदाहरण है 2018 में जब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चर्चा में थी तो उससे संबंधित ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है आप उसका आंसर कमेंट में बताइए, ठीक है? तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ के इसका आंसर आप दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं, हमारी जो मुख्य सुर्खियां उनकी तो हमने बात कर ली है। अब कुछ जो पिछले सप्ताह संक्षिप्त सुर्खियां जिनसे प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछने की संभावनाएं ज्यादा है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले है कोरल ट्रायंगल चर्चा में है ना। कोरल ट्रायंगल क्या है, तो ये चर्चा में क्यों है? सबसे पहले तो जो फिलीपींस है उसके द्वारा कोरल लार्वा क्रायोबैंक शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है प्रवाल के बीजों को भविष्य के पुनर्स्थापना और अनुसंधान के लिए संरक्षित करना। अर्थात कि एक प्रकार का ये क्रायोबैंक बनाया गया है, यानी कि ये एक बैंक बनाया गया है जिसमें कोरल के बीजों को संरक्षित रखा जाएगा ना। और ये परियोजना एक बड़े क्षेत्रीय प्रयास का हिस्सा है जो कोरल ट्रायंगल क्षेत्र में क्रायोबैंक को एक नेटवर्क के रूप में स्थापित ये कर रही है। अब जो कोरल ट्रायंगल है इसको समुद्रों का अमेजन भी कहा जाता है, जैसे दक्षिण अमेरिका में अमेजन जंगल है, उसी प्रकार से जो समुद्रों का अमेजन है उसे कोरल ट्रायंगल को ये कहा जाता है। तो इसकी अवस्थिति क्या है, कोरल ट्रायंगल कहाँ है? देखिए ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया है ये एक ट्रायंगल की तरह है। तो इसको कहा जाता है कोरल ट्रायंगल। इसमें फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, तैमोर, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, ये प्रमुख ये देश इस कोरल ट्रायंगल का ये हिस्सा है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा मरीन बायोडाइवर्सिटी इन क्षेत्रों में पाई जाती है। सबसे ज्यादा कोरल्स यहीं पर पाई जाती है ना। जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो भी यहीं पर अवस्थित है। तो ये जो कोरल ट्रायंगल है ये कोरल के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है। इसका स्थान लगभग 5.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। और बताया जैसे मैंने आपको, इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, सोलोमन आइलैंड और तिमोर लेस्टे ये इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। दुनिया का सबसे समृद्ध समुद्री जैव विविधता वाला क्षेत्र है। दुनिया की लगभग 75% से अधिक प्रवाल प्रजातियां, सभी रीफ मछलियां और सभी रीफ मछलियों की 1/3 प्रजातियां और विस्तृत मैंग्रोव क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा कोरल ट्रायंगल है ये समुद्री जैव विविधता के लिए काफी संवेदनशील क्षेत्र है और काफी महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है। तो ये चर्चा में था। अब अगली न्यूज की अगर हम बात करें तो अगली न्यूज है हमारी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के बारे में। तो जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स है ये अभी भारत में संपन्न हुई है 26 सितंबर से और 5 अक्टूबर तक ये चल रही थी। अब ये क्या है, इसमें सबसे पहले तो भारत ने रिकॉर्ड 22 पदक जीते हैं, जिनमें से 6 स्वर्ण पदक शामिल है। भारत का अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। भारत ने पहली बार इसकी मेजबानी की है और ये मेजबानी करने वाला चौथा एशियाई देश ये बन गया है।
पैरा एथलेटिक्स जो है वो पैरा ओलंपिक मूवमेंट का सबसे बड़ा खेल का ये प्रायोजन यहाँ पर होता है और सबसे पहली पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता 1952 में आयोजित की गई थी। इसका संचालन इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी करती है और इसके अंतर्गत अलग अलग प्रतियोगिताएं आती हैं। सबसे पहले तो पैरा ओलंपिक खेल जो होते हैं जो हर 4 साल में होते हैं, जैसे ओलंपिक खेल होते हैं उसी तरीके से पैरा ओलंपिक खेल भी होते हैं जो हर 4 साल में होते हैं। ये जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये 2 साल में आयोजित होती है, जैसे अभी 2025 में भारत में हुई है, 2027 में किसी और देश में होगी। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स ये जो आयोजन है ये 2013 से हर साल अलग अलग देशों में ये अलग अलग देशों के शहरों में ये आयोजित किए जा रहे हैं। तो ये मुख्य जानकारी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के संदर्भ में हो गई। अब अगली न्यूज की बात करें तो अगली न्यूज हमारी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड से जुड़ी हुई है, जिसमें अब जो आईएफएससी रजिस्ट्रेशन होता था, है ना, जो आईएफएससी कोड आपने काफी सुना होगा, तो उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन होता था उसको अब स्वचालित कर दिया गया है ना, सीबीआईसी द्वारा इसे स्वचालित कर दिया गया है, जिससे कि अब व्यवसाय में आसानी होगी। आईएफएससी कोड क्या होता है? आईएफएससी 11 अंकों का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जिसे आरबीआई द्वारा हर बैंक की शाखा को सौंपा जाता है और ये जो कोड है हर बैंक की शाखा के लिए अलग अलग होता है। चाहे बैंक मान लीजिए एक ही हो, जैसे मान लीजिए कि एसबीआई है तो एसबीआई की दिल्ली की शाखा का अलग कोड होगा, आईएफएससी कोड होगा, लखनऊ की शाखा का अलग कोड होगा, लखनऊ में भी अगर और अलग अलग शाखाएं हैं तो अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग कोड, जो भी हर एक ब्रांच का अलग कोड ये होता है। और ये इसका उद्देश्य क्या है कि एक सटीक ऑनलाइन जो लेन देन होता है उसको ये सुनिश्चित करता है और ये भी ये सुनिश्चित करता है कि जो राशि है वो केवल संबंधित प्राप्तकर्ता तक ही पहुंचे। आईएफएससी कोड का उपयोग जो भारतीय रुपए में लेन देन है उसके लिए किया जाता है और जो स्विफ्ट कोड है उसका उपयोग किया जाता है अंतरराष्ट्रीय फंड ट्रांसफर के लिए। ठीक है, अब अगर हम सीबीआईसी जिस संस्था के द्वारा इसके पंजीकरण को स्वचालित किया गया है, तो सीबीआईसी जो संस्था है वो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत कार्य करती है और इसे पहले केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड कहा जाता था और 2017 में जब जीएसटी लागू हो गया तो 2018 में इसका नाम बदल करके सीबीआईसी कर दिया गया, है ना। और ये मुख्य रूप से सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर यानी कि सीजीएसटी, आईजीएसटी लगाने और संग्रह करने से संबंधित नीतियां बनाने और जो करों की चोरी है उसके संदर्भ में ये कार्य करती है। ठीक है, तो ये सीबीआईसी हमारी संस्था हो गई। अब और शॉर्ट न्यूज की अगर हम बात करें तो अब आ जाती है इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस। जो इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस है ये एक प्रकार से जो इनफर्टिलिटी थी, इनफर्टिलिटी को उपचारित करने की एक नई तकनीक है। जैसे आईवीएफ है उसी प्रकार से अब नई तकनीक आई है इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस, यानी कि आईवीएफ जो टेक्नोलॉजी होती है, आईवीएफ तकनीकी में जो अंडाणु होते हैं, अंडाणु माता के ही होते हैं, है ना, वहां पर लेकिन अगर माता के अंडाणु कमजोर हैं तो उनको किस प्रकार से फिर कैसे इनफर्टिलिटी को दूर किया जाए, तो उसी संदर्भ में इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस होती है। और इसमें त्वचा कोशिकाओं का उपयोग करके उनसे जो प्राप्त डीएनए है उनका उपयोग करके जो निषेचन की प्रक्रिया है उसको संपन्न कराया जाता है। तो ये प्रक्रिया कैसे होती है? सबसे पहले जो त्वचा कोशिका है उसके केंद्रक को डोनर के अंडाणु में डाला जाता है और जो ये केंद्रक होता है इसमें से सारी आनुवांशिक जानकारियां इसमें से निकाल ली जाती हैं। सिर्फ देखो ये केंद्रक रहित जो डोनर अंडाणु है वो, और ये त्वचा कोशिका का जो केंद्रक है वो यहाँ पर डाला जाएगा। उसके बाद जो तेज गुणसूत्र युग्मों में से आधे गुणसूत्र हटा दिए जाते हैं ताकि अंडाणु के विकास की प्रक्रिया की नकल की जा सके, है ना। जो ये केंद्रक है इसमें से आधे जो गुणसूत्र है वो हटा दिए जाएंगे, जिससे कि अब ये एक अंडाणु कोशिका के रूप में ये परिवर्तित हो जाएगा, है ना। ये एकल गुणसूत्र सेट वाला अंडाणु हो गया और अब जो पुरुष शुक्राणु है उनके साथ इसको निषेचित कर दिया जाएगा और यहाँ पर हमारा ये निषेचन के बाद जो युग्मनज है उसका निर्माण हो जाएगा। यानी कि अभी तक अगर किसी महिला के शुक्राणु जो कोशिकाएं हैं वो भी अगर कमजोर हैं तो भी अब यहाँ पर उनकी त्वचा कोशिकाओं से अब ये निषेचन की प्रक्रिया की जा सकती है। इसी को इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस कहा गया है। अब अगली जो हमारी शॉर्ट न्यूज है वो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे न्यायिक अधिकारी जिनके पास वकील के रूप में
और सेवा में रहते हुए कुल मिलाकर 7 साल का अनुभव उन्हें हो गया है, तो उन्हें जिला न्यायाधीशों के रूप में सीधी भर्ती के लिए वो पात्र हो जाएंगे। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत वकीलों, सेवारत उम्मीदवारों दोनों को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है। साथ ही जो 7 वर्ष की अनुभव की शर्त है वो अन्य सभी न्यायिक अधिकारियों पर भी लागू होगी। अर्थात कि जो भी लोअर कोर्ट में जो जज काम कर रहे हैं या जो वकील काम कर रहे हैं, अगर उनको 7 वर्ष से अधिक का अनुभव उन्हें हो गया है तो अब वो सीधा जो जिला न्यायाधीश हैं उनके रूप में उनकी नियुक्ति की जा सकती है। अब जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और नियुक्ति का जो प्राधिकारी है वो है राज्यपाल, है ना। और राज्यपाल संबंधित हाईकोर्ट से परामर्श लेकर के इनकी नियुक्ति करते हैं। अर्थात जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी कोलेजियम जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं उसमें जो जजों की नियुक्ति होती है वो कोलेजियम व्यवस्था के तहत की जाती है। अगली जो न्यूज है हमारी राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेकर के है। तो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, अभी हाल ही में बंदरगाहों पर इसकी स्थापना की बात की जा रही थी। तो अभी जो हमारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है उसने 3 प्रमुख बंदरगाहों पर औपचारिक रूप से ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में उनको मान्यता दे दी है। सबसे पहले दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी गुजरात, बीओ चिंदबरनार पोर्ट अथॉरिटी तमिलनाडु और पारादीप जो पोर्ट अथॉरिटी ओडिशा है, वहां पर इन तीनों प्रमुख बंदरगाहों पर अब इन्हें ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में इन्हें मान्यता मिल गई है। इससे क्या होगा कि औद्योगिक भागीदारी तेजी से बढ़ेगी, जो ग्रीन फंडिंग है वो आकर्षित होगा और हम स्वच्छ ईंधन प्रौद्योगिकियों के रूप में और बेहतर नवाचार कर पाएंगे। जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है इसकी घोषणा जनवरी 2023 में हुई थी। इसका जो उद्देश्य है वो भारत में ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का एक वैश्विक केंद्र बनाना, ये इसका उद्देश्य है। और जो इसका लक्ष्य है वो है 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना इसका उद्देश्य है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, येलो हाइड्रोजन, ये क्या क्या अलग अलग हैं, इसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ग्रीन हाइड्रोजन किसे कहते हैं, पिंक हाइड्रोजन किसे कहते हैं, येलो हाइड्रोजन किसे कहते हैं, या फिर ब्लैक हाइड्रोजन किसे कहते हैं, वो आप बताइएगा। अब अगली जो हमारी न्यूज है वो है टाइफून मत्मो के संदर्भ में। तो जो टाइफून मत्मो है उसने चीन और वियतनाम में लोगों को प्रभावित किया है। जो टाइफून होता है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में बनने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है। पिछले वीक भी हमने टाइफून कवर किया था, तो वहां मैंने बताया था कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं वो तेजी से घूमने वाले तूफान होते हैं जो उष्ण महासागरों में, यानी कि जो गर्म महासागर हैं उनके ऊपर बने निम्न दाब वाले क्षेत्रों से उत्पन्न होते हैं। और यहाँ पर वातागर का निर्माण या टकराव यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बनता है उससे चक्रवात का निर्माण होता है। इनका नाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। जैसे हिंद महासागर क्षेत्र में इन्हें चक्रवात कहते हैं, अटलांटिक क्षेत्र में इन्हें हरिकेन कहते हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इन्हें विलविलीज कहते हैं, और जो पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र है उसमें इसे टाइफून कहा जाता है। इनके बनने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए, कोरियोलिस बल की उपस्थिति होनी चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि ये पृथ्वी के जो भूमध्य रेखा है उसी के आसपास ये सबसे ज्यादा बनते हैं। ऊर्ध्वाधर वायु की गति में कम बदलाव होना चाहिए, यानी कि वायु अपेक्षाकृत रूप से स्थिर होनी चाहिए। पहले से मौजूद निम्न दाब क्षेत्र यहाँ पर होना चाहिए। तो ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनने की ये अनुकूल परिस्थितियां हैं। अब जो हमारी आज की सुर्खियों में रहा स्थल है उसे हम देखते हैं।